और फिर राष्ट्रीय आय के अपने अपने घटक हैं। कितने घटक हैं? जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, टीएनपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस। समझ में आया? इन सबके बीच रिलेशन है और सब पर सवाल है पीटी का। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस फैक्टर पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय गणना एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे की जाती है। नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेट निकालना पड़ता है। सवाल पूछा गया यूपीएससी में, और इसी में हम बात भाग कर दें पॉपुलेशन तो पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। तो मेन सा सवाल ये है कि अगर भारत के प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों के पास इतनी आय हो जाए कि उन्हें सहायिका की आवश्यकता ना पड़े, सब्सिडी ना दी जाए, तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी होगी? हमने कल बताया कि जब हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, तो यहां पर देश की अधिक जनसंख्या लगी है कि नहीं? भारत के प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 60% जनसंख्या काम करती है। 60। ठीक, ध्यान देखिएगा। लेकिन देश का जो सर्विस सेक्टर है उसकी जनसंख्या तो कम है ना, पॉपुलेशन कम हुई कि नहीं? ये सर्विस सेक्टर, लेकिन ये 60% जीडीपी का योगदान करता है। जीडीपी देखिए, तो सर्विस सेक्टर के लोग कम है मगर जीडीपी ज्यादा पैदा कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर के लोग ज्यादा है मगर जीडीपी कम पैदा कर पा रहे हैं। होना क्या चाहिए? ज्यादा लोग ज्यादा काम करने चाहिए। कम लोग जब ज्यादा पैदा करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशन, कंसंट्रेशन ऑफ फैसिलिटीज, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल एमिनिटीज ज्यादा होगी। हम बार बार पढ़ते हैं कि भारत में कुछ ही लोगों के हाथ में सब कुछ है, और अमर सेन ने कहा कि वो स्थिति खराब है। कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा आय होना खराब है, बनस्पति उसके ज्यादा लोगों के हाथ में कम कम आय हो। 100 लोग हैं, 100 लोगों के हाथ में होना अच्छा है, या 99 लोगों के पास पैसा नहीं है, एक के पास पैसा है? 100 लोगों के पास होना चाहिए। तब कॉन्सेप्ट आया परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी आया ना कॉन्सेप्ट, पीपीपी, क्रय शक्ति समता। बहुत सारे सवाल है यूपीएससी के, और इस ग्राफ पर एक सवाल कृषि में बार पूछा था, समझिए थोड़ा सा। इकोनॉमी को इकोनॉमी के ढंग से समझना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये पिरामिड है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड। ये पिरामिड है जीडीपी, जीडीपी पिरामिड। ठीक, पॉपुलेशन पिरामिड प्राथमिक क्षेत्र दिखलाता है कि इसकी जीडीपी कम है, इंडिकेट कर रहा है। सेवा क्षेत्र की जनसंख्या कम है, इसकी जीडीपी ज्यादा है। सवाल नंबर 1 मेंस का और पीटी का भी है, क्या कारण है कि भारत के किसी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या लगे होने के बावजूद इसका जीडीपी में योगदान कम है? मेंस का सवाल। पिरामिड स्ट्रक्चर से आप समझ पा रहे होंगे। पिरामिड स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि जहां अधिक जनसंख्या है वहां के लोग कम पैसा कमा पा रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं, और जहां के लोग कम हैं वो प्रोडक्शन ज्यादा कर पा रहे हैं। देखने से स्पष्ट है। और मेंस का सवाल है
क्या कारण है कि भारत के कृषि क्षेत्र में अधिक जनसंख्या लगे होने के बावजूद इसका जीडीपी में योगदान कम है? क्या कारण है? कोई पूछ नहीं रहा है कम है कि नहीं, वो बता रहा है। यूपीएससी मेंस के सवाल कई तरीके से जब पूछते हैं तो खुद ही सवाल में बहुत सारे जवाब दे देते हैं। जैसे अगर सवाल ऐसे पूछे, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत का सेवा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा तेजी से बढ़ता हुआ है? अगर कह दिए क्या आप इस बात से सहमत हैं, अगर सहमत हैं वर्ड यूज कर रहा है तो 90% आप सहमत हैं, यू आर एग्रीड। सवाल में ही जवाब है। हाँ, बस आपको तर्क देना है। कभी मत कहिए नहीं नहीं हम नहीं सहमत है, चलिए आइए लड़ते हैं, फेल हो जाएंगे आप उसमें। बहुत लोग जोखिम लेते हैं, कहते हैं कुछ लाइए अलग लिखते हैं। यूपीएससी अपने सवाल के नेचर से ही जवाब दे देता है। अब उसे सहमति नहीं होगी तो वो अलग तरीके सवाल पूछेगा। अगर यहाँ पर ये बात स्टेटमेंट सही नहीं होता तो कारण नहीं पूछता, कारण पूछ रहा है। कारण पूछने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है। तो जवाब में जाते हैं तो जरा ध्यान से देखिए कि दोनों जो पिरामिड हैं पॉपुलेशन के और जीडीपी के पिरामिड, तो एक गैप दिख रहा है। क्यों गैप? ज्यामिति गैप है, ये ज्यामिति गैप है। दोनों त्रिभुजों को मिलाया जाए तो एक समानांतर चतुर्भुज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है आप बताइए? आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर। आप बताइए। यानी अगर हम इस लाइन को देखिए, अब आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ये सब आपको किसी किताब में कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद इसमें निकल कर आता है। रमेश सिंह पढ़ लीजिए, दत्ता पढ़ लीजिए, नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो प्योर इकोनॉमिक्स है। और फिर आपको द हिंदू से भी लिंक भी करेंगे। द हिंदू ने लिखा कि एशियन नेशन में हमें पैरेललोग्राम इकोनॉमी की आवश्यकता है, समांतर चतुर्भुज अर्थव्यवस्था की आवश्यकता। अगर आपने इतना लिख दिया समानांतर चतुर्भुज अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि दोनों के बीच की गैप को समाप्त करने की बात चल रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हम इन दोनों रेखाओं को एक कर दें, एक, तो गैप कुछ हद तक समाप्त होगा। अगर हम ज्यामितीय संरचना से इसको यहां से काट दें, देखिए समझिए थोड़ा सा, इसको हम यहां से काटें और हम ये दोनों लाइन एक कर दें और इसको हम यहां से काटें और इन सबको जोड़ दें, तो क्या एक आयताकार अर्थव्यवस्था नहीं जन्म लेगी? तो आयताकार वाली जो अर्थव्यवस्था है वो शायद समानांतर अर्थव्यवस्था से ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान होंगी। वर्गाकार, सॉरी आयताकार नहीं, वर्गाकार। जब आप इसको काटेंगे तो वर्ग मिलेगा। समानांतर चतुर्भुज को काटने से वर्ग मिलेगा, आयत नहीं मिलेगा। आयत तो फिर वही हो गया, आमने सामने की भुजाएं। वर्गाकार अर्थव्यवस्था यानी अब आपको मेंस में लिखना तो ऐसे लिखिए कि अगर हम भारत में राष्ट्रीय आय की संकल्पना को बेहतर करना चाहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें समानांतर चतुर्भुज की अर्थव्यवस्था से बढ़ करके वर्गाकार अर्थव्यवस्था पर जाना होगा। और वर्गाकार अर्थव्यवस्था में चारों भुजाएं समान होंगी, यानी फिर सभी वर्ग समान होंगे। अगर हम चाहते हैं कि असमानता बिल्कुल ना रहे तो फिर कौन सी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए? असमानता बिल्कुल ना रहे तो इसके ठीक और एक स्टेप आगे बढ़िए। ये देखिए, इसके इन सबको स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचिए, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था। वृत्त के किसी भी बिंदु पर आप समान रहते हैं कि नहीं? समझ में आया? मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यानी पहले आप शंक्वाकार थे, अभी हम लोग कैसे हैं? शंक्वाकार। शंक्वाकार है कि नहीं? हमारी इकोनॉमी कोनिकल है, कोनिकल का इंप्रूवमेंट हुआ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का इंप्रूवमेंट हुआ स्क्वायर, स्क्वायर का इंप्रूवमेंट हुआ सर्कुलर। तो जिस दिन हम सर्कुलर इकोनॉमी में आ जाएंगे दैट इज आदर्श अर्थव्यवस्था।